अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th चैप्टर का सेकंड थ्योरम 9th क्लास के लिए जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। सबसे पहले स्टेटमेंट की जो वजाहत है वो हम सामने पेश करेंगे। इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एनी पॉइंट, ये रेड बॉल पॉइंट मैं यूज़ करूँगा, एनी पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट, एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर। इन टर्म्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि थ्योरम्स को समझने में हमारी हेल्प हो सके। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट कहता है कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। मैं इस बात को यहाँ पर ज़रा वाज़े किए देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इस ए से उतना ही दूर है जितना ये बी से दूर है। चलें, ये मैं लाइन ड्रॉ नहीं करता। ये पॉइंट पी है। एनी पॉइंट वो हमने पी लिया है। इक्वी डिस्टेंट यानी जितना ये पी इस पॉइंट ए से दूर है उतना ही ये बी पॉइंट पी से, मतलब पी बी और पी ए डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है। ऑफ ए लाइन सेगमेंट ये बता रहा है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये किसके हैं? एक लाइन सेगमेंट के। तो यहां पर हम एक लाइन बना देते हैं। जी, साबित क्या करना है? इसके बाद का जो सेंटेंस है वो हमने प्रूफ करना है। क्या? इज ऑन, यानी वो जो पी पॉइंट है वो है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। मतलब कि इस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर बनेगा ये पॉइंट उस पर मौजूद होगा। इसका मतलब इसके बरक्स बात को समझते हैं। मैं अब ये पॉइंट पी यहां कहीं ले लेता हूं। मैं क्या देखता हूं कि ये ए के नज़दीक ज़्यादा है और बी से दूर है। ये आप देख लें, इस शक्ल से वाज़े भी हो रहा है। मैंने पी पॉइंट यहाँ से हटा के साइड पे किया और ऑब्ज़र्व किया कि ये ए के नज़दीक हो गया है और बी से दूर हो गया है। अब अगर मैं, अब ये देखें, राइट बाइसेक्टर तो हमेशा क्या होता है? वो तो मिड से गुजरेगा। उसने तो गुजरना ही मिड से है और 90 का एंगल भी बनाना है। अब देखें, ये पॉइंट पी इस राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद अब नहीं है। इसी तरह अगर मैं ये पी पॉइंट यहां ले लूं, यानी उसकी जो शर्त है उसके खिलाफ चल रहा हूं, अब ये बी के नज़दीक है और ए से दूर है, तो भी वो राइट बाइसेक्टर पे मौजूद नहीं। इसका मतलब ये पी पॉइंट जब ए से और बी से बराबर फासले पर होगा तो वो राइट बाइसेक्टर पर लाई कर जाएगा। ये इस थ्योरम का मकसद है और ये हमने आज साबित करना है। क्या साबित करना है? कि पी जिस लाइन के ऊपर है वो लाइन कोई आम लाइन नहीं है, बल्कि वो मखसूस किस्म की लाइन है जिसका नाम है राइट बाइसेक्टर। गुड।
इस थ्योरम की स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए तो उसको साबित करना खासा आसान हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एज यूजुअल जिस तरह मैं जितने भी थ्योरम्स आपको करवा चुका हूँ उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, फिर उसका अगला स्टेप टू प्रूव होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर प्रूफ होता है, प्रूफ के आगे दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट होता है और रीज़न होता है। गोया ये थ्योरम भी इन्हीं तमाम मराहिल से गुज़रता हुआ अपनी आखिरी जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचता है। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी एक लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट का होना ज़रूरी है जिसका हमने नाम कोई रखा है ए बी, और फिर उस पी पॉइंट का होना भी ज़रूरी है, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जितना ए से दूर हो उतना वो बी से दूर हो। ये शर्त है। अगर वो इस शर्त को ओबे नहीं कर रहा, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ए के करीब हो जाता है बी से अगर दूर हो जाता है, या अगर बी के करीब हो जाता है ए से दूर हो जाता है, तो फिर इसका मतलब वो इस शर्त को ओबे नहीं कर रहा। तो फिर वो ये भी नहीं साबित करेगा कि वो राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है कि नहीं, ये भी नहीं साबित कर सकेगा। तो ये ज़रूरी शर्त है कि उसका ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट होना कंपलसरी है, ये शर्त है। और जो चीज़ें शर्त होती हैं, जो चीज़ें गिवन होती हैं, वो हम गिवन के ज़ुमरे में लिखते हैं, और उस शर्त की बुनियाद पर जो हम रिज़ल्ट को अखज़ करते हैं वो टू प्रूफ के ज़ुमरे में आता है। चलें जी, इतना हिस्सा हो गया हमें गिवन इंफॉर्मेशन। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट पी, यस, कि ये जो पी पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी किसी लाइन पे अगर है, अगर ये पी पॉइंट किसी लाइन पर है तो एक आर्म सी लाइन पे होगा जिसका राइट बाइसेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर यहाँ पी पॉइंट है, ए के नज़दीक है, बी से दूर है, तो भी वो किसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस लाइन का ताल्लुक राइट बाइसेक्टर से कम अज़ कम नहीं होगा, वो कोई आम सी लाइन होगी। लेकिन अगर पी पॉइंट जितना ए से दूर है उतना ही बी से दूर है, तब वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, एक राइट बाइसेक्टर पे। तो हमने साबित भी यही करना है कि वो जो पी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो किसी आम लाइन पर नहीं होगा, बल्कि एक राइट बाइसेक्टर पे होगा। और वो राइट बाइसेक्टर किसका है, वो उसी का राइट बाइसेक्टर होगा जिसके ऊपर वो ड्रा हुआ है, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्चुअली गिवन और टू प्रूफ के बीच का जो सफ़र है, गिवन और टू प्रूफ तक पहुंचने के लिए हम कंस्ट्रक्शन की सवारी पर सवार होते हैं और गिवन से लेके टू प्रूफ तक ट्रैवल करते हैं। किसका सहारा लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की सवारी पकड़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली हमारी हेल्प करता है कि हम इस थ्योरम को साबित कर सकें। तो प्रूफ चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, ये इंतहाई ज़रूरी है, और डायग्राम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे सारा का सारा थ्योरम आपका रॉन्ग हो जाएगा, कोई मार्क नहीं मिलेगा जी। कंस्ट्रक्शन जॉइन पी टू सी। अब हमने, चूंकि पहले तो हमारे पास जस्ट एक पॉइंट था, देखिए मैंने एक पॉइंट पी ड्रॉ किया था, लाइनें तो बाद में ड्रॉ होनी है जी। पी पॉइंट लिया, कहाँ लिया, नो 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 नो, ये नहीं पता हमें, ये तो हमने साबित करना है कि कहाँ पे है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो तो आखिर में पता चलेगी कि ये राइट बाइसेक्टर पे है। कबल अज़ वक्त कहना कि ये राइट बाइसेक्टर पे है, ये गलत होगा जी। ज्वाइन सिर्फ इतना पता है कि पॉइंट पी है और उसको हमने सी से ज्वाइन किया है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट कौन है, हाँ सी जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। बस इतना पता है कि सी एक पॉइंट है जो ए बी का पॉइंट मिड पॉइंट है, और पी एक एनी पॉइंट है।
लेकिन ये नहीं पता कि ये जो PC है ये राइट बाइसेक्टर है भी कि नहीं, इसका मालूम बाद में पड़ेगा। जी प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट देखें, कंस्ट्रक्शन के बाद जो शक्ल हमारे सामने आई है वो एक नया रूप लेके आई है। क्या नया रूप है? इसमें आप देख रहे हैं दो राइट ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं और हम उनको नाम के तौर पर भी पुकार सकते हैं। एक राइट एंगल है ACP और दूसरी है BCP। अब इन दो राइट एंगल ट्रायंगल का कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करेंगे कि आया ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं भी कि नहीं, क्योंकि अभी इनका राइट होना तो हमारी समझ से बाहर है, ये तो बाद में पता चलेगा कि ये एंगल 90 के हैं। चलिए चलते हैं जी। PA इज कॉन्जुरेंट टू PB, स्टेटमेंट के अंडर हम ये साबित करेंगे PA इज कॉन्जुरेंट टू PB। ये बात इसकी देखें 7 रीज़न भी इसके पैरेलल आपने रीज़न लिखनी है। हर स्टेप अपनी कोई ना कोई रीज़न रखता है, उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, और वो जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने हर स्टेटमेंट के बिल्कुल पैरेलल मेंशन करने हैं। ये इनके मार्क्स होते हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। PA मैंने कहा PA इज कॉन्जुरेंट टू PB, क्या ये मैं कह सकता हूं? हाँ, अरे ये बात तो शर्तिया थी, ये बात तो गिवन के अंदर मौजूद है कि PA इज कॉन्जुरेंट टू PB, ये बात तो हमें मालूम शुदा है, तो क्यों ना हम इसको मालूम शुदा बात को यूटिलाइज करें, इस्तेमाल में लेके आए कि PA इज कॉन्जुरेंट टू PB, मतलब ये तो कॉमन ये गिवन है, पहला जो ये तो गिवन में लिखा गया है। चलें ठीक है, आपका ये जो बयान है, आपकी जो स्टेटमेंट है, ये हम एक्सेप्ट किए देते हैं, क्योंकि आपने इसके साथ जो रीज़न दी है वो बड़ी सॉलिड रीज़न दी है। जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी पूछिए। जी गुड क्वेश्चन। ये सवाल है स्टूडेंट का कि इक्वल और कॉन्जुरेंट में क्या फ़र्क है। एक्चुअली कॉन्जुरेंसी का कॉन्सेप्ट और है। कॉन्जुरेंसी का मतलब ये है कि जब दो फिगर्स हैं या दो ट्रायंगल्स हैं, उनका कॉन्जुरेंट होने से मुराद ये होता है कि उनकी साइड्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्जुरेंट हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्जुरेंट हैं। लेकिन इक्वल एक्चुअली दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इक्वल करती है, जैसे 3 इज इक्वल टू 2 + 1। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब आपस में इक्वल क्वांटिटीज़ रखती हैं तो उनके बीच में इक्वल का साइन लगाया जाता है, लेकिन कॉन्जुरेंसी का साइन तब लगाया जाता है जब दो साइड्स या कोई सी दो ट्रायंगल्स ज्योमेट्रिकली अगर वो इक्वल हैं तो उनके लिए कॉन्जुरेंसी का जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल वाज़े किए देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ये आपस में क्या है? कॉन्जुरेंट। इसलिए कॉन्जुरेंट कि इसकी ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल हो गई। मतलब हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट। ओके, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, सपोज इसका एरिया आता है, फर्ज कर लेते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके जो एरियाज़ हैं, मतलब इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, एरियाज़ उनके क्या हैं? आपस में इक्वल हैं, चूँकि वो न्यूमेरिकली जो एरियाज़ हैं वो एक वैल्यूज़ रखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखते हैं, उनको इक्वल करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। लेकिन ओवरऑल दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्जुरेंट हैं। इसका मतलब कि उनकी साइड्स इक्वल हैं
हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज का अगर आपको नहीं पता, जस्ट पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इक्वल कहने की बजाय कॉन्जुरेंट कहेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू उसके अंदर हायल ना हो। ठीक है, जब उसकी कोई ना कोई लेंथ आ जाए, सपोज अगर इस साइड की लेंथ आ जाए, फर्स्ट किया 2 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर आ जाए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, मसलन हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। मतलब ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है, जब उनकी मेजरमेंट्स लेंगे फिर कॉन्जुरेंट का साइन नहीं आएगा, फिर इक्वल का साइन आएगा। क्यों? चूंकि मेजरमेंट में क्या आ जाता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है मेजरमेंट। जी, किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर होता है वो उसका बिल्कुल एरिया होता है सारा। इंटीरियर में उसका जो एरिया होता है उसमें उसका इंटीरियर भी आ जाता है और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी आ जाती हैं। जी बिल्कुल, जब मैं वही बता रहा था कि जब दो ट्राइंगल्स के एरियाज दिए हुए हों और न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हों तो उनको इक्वल कहेंगे, कॉन्जुरेंट नहीं कहेंगे। हाँ, एक और बात, अगर यूं कहा जाए कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का पता ना हो लेकिन इतना ज़रूर पता हो कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज जो हैं वो बराबर हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जुरेंट because their areas, the numerical values of their areas are equal, so we can say that both the triangles are congruent. चलिए आगे हम अपने इस स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पी ए की तरफ था, पी एस कॉन्जुरेंट टू पी बी, ये बात कहाँ है, गिवन में है। उसके बाद नीचे जो स्टेप है मैंने लिखा है कि पी सी इज कॉन्जुरेंट टू पी सी। देखिए अगर मैं यहाँ एम डाल दूँ ना, मेजरमेंट पी सी मेजरमेंट, अगर एम स्मॉल डाल दूँ तो फिर कॉन्जुरेंसी का साइन नहीं आएगा, फिर इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि मेजरमेंट का मतलब उसकी न्यूमेरिकल जो लेंथ है, उसकी पैमाइश, और पैमाइश हमेशा क्या हो जाती है, उसके लिए इक्वल का साइन आएगा, कॉन्जुरेंसी का साइन नहीं आएगा। अगर आपने एम नहीं रखा यहाँ पे तो फिर इक्वल की बजाय कौन सा साइन आएगा, कॉन्जुरेंट का साइन आएगा। जी, अब देख रहे हैं कि दो साइड्स जो हैं, देखें एक तो ए पी जो साइड है ये बराबर हो गई बी पी बी साइड या बी पी साइड, मतलब ये कॉन्जुरेंट हो गई। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि ये एक साइड और ये एक साइड, ये दोनों कॉन्जुरेंट हुई। उसके बाद बेटे पी सी, ये कॉमन साइड, पी से लेकर सी तक ये साइड कॉमन है, मतलब कि इस ट्राइंगल की भी साइड है, इस ट्राइंगल की भी साइड है। जी, नेक्स्ट है, कहते हैं ए सी, इसके सामने मैंने कॉमन लिखा है। आगे है ए सी इज कॉन्जुरेंट टू बी सी, इसके सामने मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब मैंने यहाँ लिखा कि सी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब सी इस ए बी का मिड पॉइंट बन ही गया तो फिर लाजमी तौर पर ये साइड ए से लेके सी तक की साइड, सी से लेकर बी तक की साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सी मिड पॉइंट है। तो भाई मैं यहां पर ये तीन साइडें, ये देखिए आपकी, all the three sides of both the triangles are congruent, their corresponding sides are congruent, so we can say that triple S postulate, SS is congruent to SSS of the second triangle. So मैं क्या लिखूंगा फिर, ये हमने postulates पढ़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल बी सी पी। चलें, इतना मालूम पड़ा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्जुरेंट हैं, इनकी कॉन्जुरेंसी का हमें मालूम हो गया। अभी हम अपने टारगेट की तरफ जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी बीच में हमारा ये जो टारगेट है ए सी पी का बी सी पी के बराबर होना, इसको साबित करना भी इंतहाई ज़रूरी था। चूँकि हम अब आगे चलते हैं तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। जी, अब आगे चलिए, एंगल ए सी पी इज कॉन्जुरेंट टू एंगल बी सी पी, ये मैं दावा करता हूं, स्टेटमेंट्स में मेरे दावे हैं, और अगर मैं अपने दावे को साबित ना कर पाऊं,
मतलब कि उसकी कोई ना कोई सॉलिड रीज़न ना दूं, तो वो स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। कोई भी यहां मुझे स्टेटमेंट देनी होगी, मुझे उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग्स देनी होगी। अब मैं कहता हूं एंगल ए सी पी इज कॉन्जुरेंट टू एंगल बी सी पी, मतलब मैं आपको डायग्राम से बात को वाज़ेह किए देता हूं। एंगल ए सी पी, देखिए कौन सा एंगल बनता है, जरा देखिए, ए सी पी, मतलब कि वो इस एंगल को नॉमिनेट कर रहा है। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ए सी पी इज कॉन्जुरेंट टू एंगल, अब ये कौन सा एंगल है, बी सी पी। अब ये इस साइड वाला, इसको मैं लिखूंगा एंगल बी सी पी। ये जो सी होता है इसको मिड पे रखना है, क्योंकि सी पे उसका वर्टेक्स बनता है एंगल का। अब यहां पर भी सी मिड में, क्योंकि यहां पर भी सी वर्टेक्स बन रहा है, तो सी पर ये दोनों एंगल लोकेट कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पर कह रहा है उसने, ये देखें इसमें मैंने ये बयान दिया है कि ए सी पी कॉन्जुरेंट बी सी पी। अब आप कहेंगे सर अंडर व्हाट कंडीशन, you can say that under what condition? So we have to write the solid reason parallel to this statement. अब देखते हैं यहां पर मैंने क्या दिया, मैंने कहा कि भाई जब मैं ये साबित कर चुका कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर हो गई, मतलब कि कॉन्जुरेंट हो गई, तो फिर जब कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर क्या हुआ, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्जुरेंट होंगे। Under that condition, we can say that these two angles are also congruent because they are corresponding angles of the congruent triangles. So मैंने लिख दिया और साथ उसकी रीजन मैंने लिखी है, corresponding angles of congruent triangles. So मैंने उसकी रीजन लिखी है। अब आगे चलते हैं। बट यहां पर जो बट लिखा गया, यहां पर इस स्टेप पर गौर तलब, आपका गौर होना चाहिए इस स्टेप पे। कहता है बट लेकिन एंगल ए सी पी और एंगल बी सी का सम तो 180 है। ये कैसे पता चला, शक्ल से देखें आप देखें कि भाई यहां से लेके ये टोटल एंगल कितना है, 180। स्ट्रेट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और हमें पता है जो स्ट्रेट एंगल होता है, अगर हम उसकी पार्टीशनिंग कर दें इन टू एंगल्स तो वो 90 के होते हैं। ये तो अभी एक स्टेप रहता है। एंगल यहां फिर से तवज्जो चाहिए आपकी। मैंने लिखा कि एंगल ए सी पी एंगल बी सी पी के कॉन्जुरेंट है, इनकी कॉन्जुरेंसी साबित हो गई। किस कंडीशन के तहत, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट है। बट आगे कहता है लेकिन एक बात और है, क्या, कि एसीपी और बीसीपी का सम जो है वो 180 है। तो फिर हम सोचते हैं कि ऐसी दो वैल्यूज कौन सी हैं जिनका सम 180 हो और वो इक्वल भी हो। तो शायद अगर गौर करें तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनका सम 180 आए बट वो दोनों वैल्यूज भी सेम हो, 90। तो फिर मैंने बट के बाद जब इस स्टेटमेंट के साथ आपने ये रीज़न भी लिखनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स को, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को कंबाइन करते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एंगल ACP और एंगल BCP दोनों 90 के इक्वल हैं। अरे यही तो हमारा टारगेट था, यही तो हमारा, यानी हम ये मालूम कर चुके कि ये जो PC है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर का तो हमें पता, C का मिड पॉइंट होना
ये तो यहां पर वाज़े है, लेकिन अकेले इसके मिड पॉइंट होने से हमारा मकसद हासिल नहीं होता, क्योंकि सी अगर मिड पॉइंट है और ये एंगल अगर 90 के ना हो, सपोज ये एंगल यूं यूं जा रहा हो, फिर अब ये बाइसेक्टर तो है लेकिन 90 का एंगल नहीं बना रहा। तो जब हम ये साबित कर चुके कि ये दोनों एंगल, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो फिर इसका मतलब ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है और ये राइट बाइसेक्टर है, मतलब 90 का एंगल बना रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है हेंस पीसी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी पी से लेकर सी तक की जो साइड है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। आल्सो ये भी हम बात यहां लिख चुके हैं कि सी ए सी बी के बराबर है, जितना सी ए है उतना सी बी है। ये तो ऑलरेडी बात हमें मालूम थी पहले से, लेकिन अब जो मालूम हुई है बात कि ये तो 90 के एंगल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा पी सी फिर एक आम लाइन नहीं है, ये ख़ास लाइन है। ये क्या करती है, मिड पॉइंट से भी पास होती है और 90 के एंगल भी बनाती है। गोया हम इस लाइन को क्या कहेंगे, ये एक राइट बाइसेक्टर है। तो मैंने लिखा पी सी इज़ आ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैंने थर्ड और फोर्थ दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया, क्योंकि राइट बाइसेक्टर होने के लिए दो रिजल्ट होते हैं, एक उनका परपेंडिकुलर होना, दूसरा उनके दो बराबर हिस्से बनना, यानी सी ए इज़ कॉन्जुरेंट टू सी बी भी हो गया और दरमियान में एंगल 90 भी एग्जिस्ट कर गया। गोया हम कह सकते हैं कि पी सी जो है एक राइट बाइसेक्टर है। जब पी सी एक राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये इसी राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। सो हम कह सकते हैं पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यही हमारे इस थ्योरम का टारगेट था और मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।